वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो एक साइकोथेरेपी डिस्कस की थी जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थी। आज की क्लास के अंदर हम एक न्यू साइकोथेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है रिक्रिएशनल थेरेपी। रिक्रिएशन वर्ड का मतलब होता है कि जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने फ्री टाइम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, उसे हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि म्यूज़िक सुनना, डांस करना, गेम्स खेलना, तो ये सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है। मतलब कि जो भी चीज़ें हम हमारे फ्री टाइम के अंदर करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़। बट क्योंकि हम इन एक्टिविटीज़ का यूज़ हम एज अ ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्री के अंदर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे एक थेरेपी का नाम दे दिया, रिक्रिएशनल थेरेपी। तो आइए हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं कि रिक्रिएशनल थेरेपी है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या है और किस तरह से ये यूज़ में आती है। अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी। सो रिक्रिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी थेरेपी यूज्ड इन मोस्ट साइकेट्रिक सेटिंग. It is a planned therapeutic activity that enable people with limitations to engage in recreational experiences. इस डेफिनेशन का ये मतलब हुआ कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी थेरेपी इस प्रकार की थेरेपी है जो कि मोस्टली जो है साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर यूज़ में ली जाती है। इसके अंदर हम पेशेंट के लिए एक एक्टिविटी को प्लान करते हैं ताकि जो है वो उसकी लिमिटेशंस को है वो कम कर सके और ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल हो सके जिसकी वजह से कि उसके एक्सपीरियंसेस है जो वो एनहांस हो सके। नेक्स्ट है एम ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटी, कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के पीछे हमारे एम्स क्या है या इस थेरेपी के एम क्या क्या है। तो फर्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टू एनकरेज सोशल इंटरेक्शन। मेनली जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि सोसाइटी से जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। उनका जो सोसाइटी से इंटरेक्शन या मिलने जुलने का जो तरीका होता है वो इस तरह का हो जाता है कि लोगों से किस तरह से बात करनी है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, तो ये सब उन्हें नहीं आता है। तो हम रिक्रिएशन एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को सोसाइटी में या दूसरे ग्रुप मेंबर के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे गेम्स खिलवा दिया। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को सोशल या सोसाइटी के साथ या अदर लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है ये उनको धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आती है टू डिक्रीज विड्रोवल टेंडेंसी। मतलब विड्रोवल का मतलब होता है दुनिया से अलग रहना, अकेले में रहना। तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को लोगों के साथ जोड़ते हैं ताकि जो उसका अकेलापन है या जो दुनिया से वो अलग होकर रहता है वो ऐसी उसकी टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो और वो लोगों के साथ इंडल्ज हो। थर्ड वन है टू प्रोवाइड आउटलेट फॉर फीलिंग्स। आउटलेट का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। जो साइकेट्रिक पेशेंट या जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनकी फीलिंग्स उनके अंदर दबी हुई रहती है। तो जनरली साइकेट्रिक थेरेपी का मेन बेसिस ये होता है कि हम उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाएं। जैसे कि अगर वो खुश हैं तो वो अगर गेम खेलेंगे तो वो खुशी खुशी अपनी फीलिंग्स को उस गेम के थ्रू, डांसिंग के थ्रू तो वो एक्सप्रेस करेंगे। तो मेनली हम है ना उनको एक तरह से एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर की वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट एम के अंदर हम देखते हैं टू प्रमोट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। पेशेंट्स जो कुछ पैरानोइड पेशेंट या कुछ सिजोफ्रेनिया के ऐसे पेशेंट होते हैं उनका इतना बाइजार बिहेवियर होता है कि वो जो है वो सोसाइटी के अंदर किस तरह से बिहेव करना है ये उन्हें समझ नहीं आता है। तो इस तरह के बिहेवियर को कम करने के लिए और किस बिहेवियर जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो बिहेवियर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप स्किल, टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़। मेनली हम साइकेट्रिक पेशेंट को ऐसे मानते हैं कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है, बट क्योंकि ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर हम उनको इंडल्ज करते हैं तो उसके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आता है। जैसे कि कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, अगर उसको डांस करना बहुत पसंद है तो हमने उसको डांस के अंदर इंडल्ज कराया तो डांस के थ्रू जो है वो अपने टैलेंट को वो और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। या कोई पेशेंट है जो चेस में अच्छा है या फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे गेम्स के अंदर अच्छा है तो उसको ऐसे गेम्स खेलने के लिए जो है हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जिससे कि उसकी स्किल्स बढ़ सके और उसकी एबिलिटीज़ भी ज़्यादा डेवलप हो सके। लास्ट है टू इंक्रीज फिजिकल कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। मेनली एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है कि सिर्फ माइंड ही पीसफुल नहीं होता है, पेशेंट की जो बॉडी होती है उसके अंदर भी जो है स्ट्रेंथ होती है, एक स्ट्रेंथ वो गेन करता है। तो फिजिकली भी है जो उसको बहुत ज़्यादा है ना, फिजिकली भी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उससे फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ
फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ का मतलब हुआ उसे अपने आप पर जो है वो भरोसा होना शुरू होता है कि अगर मैं इस गेम के अंदर जीत सकता हूँ, ये गेम में अगर खेल सकता हूँ, तो मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के साथ भी डील कर सकता हूँ। तो ऐसी फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए और फिजिकल कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए भी जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्लान की जाती है पेशेंट के साथ। अब अपन देखते हैं पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी देते समय हमें कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी पेशेंट के लिए अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है वो प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। जो बेसिक पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है प्रोवाइड ए नॉन थ्रेटनिंग एंड नॉन डिमांडिंग एनवायरनमेंट। नॉन थ्रेटनिंग का मतलब ऐसा कोई एनवायरनमेंट जिसके अंदर जो है वो पेशेंट को इंजरी हो सके, ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करवाना है। जैसे कोई वायलेंट पेशेंट है तो उसको जैसे फुटबॉल है या इस तरह का जो है गेम्स वो हम नहीं देंगे, है ना। तो पेशेंट की जो लेवल है, जैसा उसका मेंटल स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको गेम देते हैं। और नॉन डिमांडिंग एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं होना चाहिए जिसमें प्रेशर को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़े। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के अगर काम करेगा तो उसको बेनिफिट होने की जगह उसको जो है वो कमियां उसके अंदर आएगी, उसको प्रॉब्लम्स अराइज होगी, तो हमारी जो थेरेपी का गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोवाइड एक्टिविटीज दैट आर रिलैक्सिंग एंड विदाउट रिजिड गाइडलाइंस एंड टाइम फ्रेम। ऐसी एक्टिविटीज हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें कि पेशेंट को जो है वो रिलैक्सेशन मिले और जिसकी रिजिड गाइडलाइंस नहीं हो। रिजिड का मतलब कठोर नियम, जिसके कठोर नहीं हो। ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसी एक्टिविटी हमें पेशेंट के लिए प्लान नहीं करनी है कि जिसे समझने के लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तो वैसे भी हम मानते हैं कि जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा माइंड को यूज़ नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा उनके ब्रेन को हम प्रेशर नहीं दे सकते। इसलिए जो ईजी गाइडलाइंस है वैसे ही एक्टिविटीज़ हम उसके लिए जो है वो चूज करेंगे। और टाइम फ्रेम्स का मतलब ड्यूरेशन भी, कि ज़्यादा टाइम तक नहीं हो, फिक्स टाइम फ्रेम तक ही पेशेंट को जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड वन है प्रोवाइड एक्टिविटीज़ दैट आर इंजॉयबल एंड सेल्फ सेटिस्फाइंग। ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवानी जिसमें पेशेंट इंजॉय करे और वो खुद सेटिस्फाई हो। अब ऐसे नहीं करना है कि ऐसा गेम हमने उसे दे दिया, जैसे चेस हमने पेशेंट को दे दिया और पेशेंट को जो है चेस खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, वो उससे बोर हो रहा है, तो पेशेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसके लिए एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं जिसमें उसको एंजॉय आए, है ना, जिसको वो जो है वो बहुत ज़्यादा ही खुशी के साथ प्ले कर सकें और सेटिस्फाई भी हो। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कि कितनी कितने टाइप की जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती है। एक है मोटार फॉर्म्स। मोटार का मतलब होता है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर मोटार न्यूरॉन्स काम में आती है, फंक्शंस जो है बॉडी के वो काम में आते हैं, काम या एक्शन जिसके अंदर काम आते हैं उसे हम मोटार फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ कहते हैं, है ना। अब इसको भी हम दो तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल एंड एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है सहायक और फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल फॉर्म्स के अंदर हॉकी आ गया, फुटबॉल आ गया, जबकि एसेसरी के अंदर जो है वो प्ले एक्टिविटी और डांसिंग आ गया। जैसे कि एसेसरी का मतलब जो सहायक एक्टिविटी है कि चलो फुटबॉल और उसके साथ आपने इसके डांसिंग भी, म्यूजिक है, ये भी सारी चीज़ें आपने इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर दिया। अब डांसिंग में अलग अलग टाइप ऑफ डांसिंग आ सकता है, प्ले के अंदर इंडोर गेम्स भी आ सकते हैं। मोटर एक्टिविटीज़ के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंसरी फॉर्म्स। मतलब दो तरह की जो मेन एक्टिविटीज़ थी उसमें तो एक मोटार आ गया और एक सेंसरी आ गया। तो मोटार तो मैंने आपको बता दिया कि मोटार में दो होती, एसेसरी और फंडामेंटल। अब सेंसरी क्या होता है? सेंसरी एक्टिविटीज़ या सेंसरी फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं जिसके अंदर की विजुअल एक्टिविटीज़, ऑडिटरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हो। जैसे कि म्यूज़िक सुनना है, कोई वीडियो दिखाना है, या कोई मोशन पिक्चर्स दिखानी, या कोई प्ले है, रोल प्ले है, पेशेंट को हमने दिखा दिया। तो ये सारी एक्टिविटी सेंसरी एक्टिविटी के अंदर आ गई। मतलब जिसके अंदर हमारे सेंसेस काम करते हैं, हमारे 5 सेंसेस, आईज जो है, स्किन है, ये सारी चीज़ें काम, ईयर है, मेनली आई और ईयर इसके अंदर काम आ रहा है ना, क्योंकि पेशेंट को देखना है और सुनना है। तो देखने में पिक्चर्स हम उसे दिखा देते हैं, कोई वीडियो हमने उसे दिखा दिया, कोई ऐसा तरह का रोल प्ले हमने उसे दिखा दिया, और सुनने के अंदर हमने उसको म्यूजिक सुना दिया, स्टोरी टेलिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें सेंसरी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में आती है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी।
इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी का मतलब जिसमें हमको जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन जिसके अंदर इंक्लूडेड हो, जैसे कि रीडिंग आ गया, डिबेटिंग आ गया, ग्रुप डिस्कशन आ गया। रीडिंग का मतलब पेशेंट को हम अलाउ करेंगे कि वो बुक्स पढ़े, न्यूज़पेपर्स पढ़े, कोई आर्टिकल्स पढ़े, या फिर डिबेट करें। हमने 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, उनके अंदर जो है हमने एक पर्सन को टाइम दिया कि इस टॉपिक के ऊपर एक पर्सन 10-10 मिनट बोलेगा, और फिर बोलने के बाद वो जो पर्सन है आपस में क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और आपस में क्वेश्चन पुटअप करके क्या सही है क्या गलत वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे डिबेटिंग कहते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के अंदर आता है। अब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हम बहुत ही केयरफुली चूज करते हैं पर्सन को, कि पर्सन इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ करने के लिए एबल है कि नहीं, तब जाके फिर हम उसको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ करते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो हमने 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी देखा था कि मोटर एक्टिविटीज़, सेंसरी एक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, ये तो तीनों जनरली 3 तरह की एक्टिविटी। बट पेशेंट के जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कौन से मेंटल डिसऑर्डर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हम दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। वैसे आपको एक भी डिजीज कंडीशन नहीं पढ़ाई गई है, बट फिर भी नाम से ही मैं आपको बता देती हूँ कि इस डिजीज में ये हो सकता है और इसमें ये एक्टिविटी दे सकते हैं। तो एज अ ब्रीफली हम आज देखेंगे। फर्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी का मतलब जो भी डर से रिलेटेड, अब एंजाइटी, फोबिया, एग्जाम से रिलेटेड एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आ गया, ये सारी जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है उसके अंदर वॉकिंग और जॉगिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं। क्योंकि एंजाइटी के अंदर पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो पेशेंट को किसी भी चीज़ से लगता है। तो वॉकिंग और जॉगिंग के थ्रू जो उसकी जो नेगेटिव या एंजियस फीलिंग्स है उसको हम जो है वो रिलीज करवा सकते हैं, या एरोबिक एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेसिव। तो एंजाइटी और डिप्रेशन आपस में रिलेटेड ही है, दोनों से ज़्यादा वैसे डिफरेंट है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में सेम प्रकार की एक्टिविटी जो है वो पेशेंट को हम अलाउ करते हैं। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर हम नॉन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का मतलब ऐसा स्पोर्ट्स जिसके अंदर 2 टीम बनाते हैं और आपस में कॉम्पिटिशन होता है, वैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पेशेंट को अलाउ नहीं करनी है। ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो, क्योंकि अगर इस तरह के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर हम पेशेंट को जो है इन्वॉल्व करेंगे और बाई चांस वो हार गया तो उसका डिप्रेशन रिलीव होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं इस गेम के अंदर भी जो है जीत नहीं सका। इसलिए ऐसा गेम या ऐसा स्पोर्ट्स पेशेंट को नहीं अलाउ करेंगे जिसमें कि कॉम्पिटिशन हो या हार जीत का मामला हो। तो इसको ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करवाएं जिससे कि पेशेंट का जो एंगर है वो जो है वो रिलीज हो सके, जैसे जॉगिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है। ऐसी एक्टिविटीज़ करवाने की वजह से पेशेंट का जो एंगर है वो क्या है, एक तो इनलेट होता है, एक आउटलेट। इनलेट का मतलब अंदर जाना, आउटलेट का मतलब बाहर जाना। मतलब पेशेंट जो है एंगर को जो है जॉगिंग, वॉकिंग और रनिंग के थ्रू जो है वो धीरे धीरे रिलीज कर सके। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ डिप्रेशन के अंदर हम पेशेंट को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनिक डिसऑर्डर्स। मैनिक डिसऑर्डर्स मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें मेनिया और डिप्रेशन आता है। मेनिया के अंदर एक्साइटेटरी स्टेट होती है, डिप्रेशन के अंदर जो है वो एक्साइटेटरी इनिबिटरी स्टेट होती है। तो मैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर हम पेशेंट को 1-to-1 बेसिक इंडिविजुअल गेम्स लाइक बैडमिंटन और बॉल, इस तरह के जो है वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। अब बैडमिंटन और बॉल वाले गेम्स में क्या है, पेशेंट क्या है काफ़ी ज़्यादा इसमें उस मेनिया के एपिसोड्स में उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज़ करता ही रहता है। तो बैडमिंटन और बॉल वाले गेम के अंदर हम उसको इंडल्ज करेंगे जिससे उसकी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली स्टेट है उसको हम इस गेम के थ्रू उसकी इस एनर्जी को रिलीज करवा सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में भी पैरानोइड सिजोफ्रेनिया एक काफ़ी बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं जिसमें पैरानोइड, हैबिफेनिक, कैटाटोनिक, काफ़ी सारी टाइप्स है, वो आगे अपन डिटेल में देखेंगे। मेनली आप देख लो कि पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का मतलब सस्पिशियसनेस। तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर हम ऐसी एक्टिविटीज़ पेशेंट को प्लान करेंगे जिसमें कि उसका जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे, क्योंकि सिजोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट के माइंड में ऐसे ऐसे थॉट, ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिसकी वजह से वो किसी चीज़ के ऊपर या किसी मेन चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, या उसके बहुत सारे थॉट माइंड में एक साथ चलते हैं। तो हम सिजोफ्रेनिया में भी, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में ऐसी एक्टिविटी प्लान करेंगे जैसे कि चेस और पजल, जिसमें कि जो पेशेंट है उसका जो माइंड है वो एक ही चीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए।
नेक्स्ट हम देखते हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अब कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया भी एक सिजोफ्रेनिया का टाइप है। तो इसमें ऐसी एक्टिविटी पेशेंट से हम परफॉर्म करवाते हैं जिसमें कि पर्सन जो है वो रियलिटी के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक अपनी अलग ही दुनिया के अंदर रहता है। वो कैसे भी थिंकिंग को सच मान सकता है, अपनी माइंड से कोई भी जैसे नियोलॉगिज्म हो गया, अपने मन से कुछ भी वो थॉट बना लेता है, उसको रियल मानने लग जाता है। तो पेशेंट को ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं पेशेंट के लिए जिससे कि वो रियलिटी के कांटेक्ट में रहे, जैसे डांसिंग या एथलेटिक्स। एक कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसको मूवमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है ना, वो एक ही पोस्चर में लंबे समय तक रहता है बिना किसी मतलब के। तो जैसे डांसिंग है या एथलेट, ऐसी चीज़ें अगर हम उसे प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके जो सिम्टम्स है वो इजीली सबसाइड हो पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब याददाश्त का धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना। तो डिमेंशिया के पेशेंट के अंदर कॉन्क्रीट रिपीटेशियस क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स एंड ब्रीड फैमिलाइजेशन एंड कंफर्ट, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं हम उसके लिए प्लान करते हैं। कॉन्क्रीट एक्टिविटी, रिपीटेशियस एक्टिविटी और ऐसे प्रोजेक्ट्स हम उसको जो है वो उसके लिए प्लान करते हैं जिससे कि पेशेंट फैमिलियर हो और उसको कंफर्टेबल लगे। देखो डिमेंशिया के पेशेंट में शुरुआत वाले स्टेज में जो है मेमोरी धीरे धीरे खत्म होती है। लास्ट टाइम में ऐसा हो जाता है डिमेंशिया की लास्ट स्टेज में कि पेशेंट जो है वो बेसिक चीज़ें भी भूलने लग जाता है, जैसे ब्रश करना भूल जाता है कि ब्रश कैसे करते हैं, नाम तक भूल जाता है। तो हम ऐसे पेशेंट को जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, बार बार उसको रिपीट करवाएंगे उसी एक्टिविटी को, ताकि जो वो चीज़ें है वो भूले नहीं और उन चीज़ों से फैमिलियर हो जाए और वो एक्ट जो है वो कर सके। अब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से क्या होगा, उसकी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे रिस्टोर होने लग जाएगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम पेशेंट से डिमेंशिया के अंदर करवाते हैं। नेक्स्ट है चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर। बचपन के और जो युवा अवस्था के जो डिसऑर्डर्स है वो वाले डिसऑर्डर्स, एडोलसेंस के डिसऑर्डर, उसके अंदर किस तरह से जो कैसी एक्टिविटीज़ हम प्लान करेंगे वो हम देखेंगे। इट इज़ बेटर टू वर्क विद द चाइल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस एंड गिव हिम ए फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। सम एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग एंड पेंटिंग। देखो अब चाइल्डहुड और एडोलसेंस में हम चाइल्डहुड और एडोलसेंस दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर के अंदर देखें तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम पेशेंट के साथ जो बच्चा है उसके साथ हम इन्वॉल्व होएं, ताकि जो है उसको ऐसा लगे कि मैं भी इनके लिए इम्पोर्टेंस रखता हूँ। क्योंकि बचपन में अगर पेशेंट को हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए लेके आए हैं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है पर्सन जो है जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा अटैच नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो अगर हम उसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो उसको उसके साथ गेम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उसको अपने आप में उसको लगेगा कि मैं भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। उसके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरा भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर। अब ऐसी एक्टिविटी जैसे प्लेइंग, हमें उसके साथ खेलना है या उसको कहानी सुनानी है या पेंटिंग्स बनवानी है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सके तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उसके जो सिबलिंग्स है उनको इन्वॉल्व करें। तो किसी न किसी पर्सन को बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर फिर उसके साथ एक्टिविटी को प्लान करना होता है। ये तो था चाइल्डहुड का। अब हम देखते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस में किस तरह से जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन कौन सी हम प्लान कर सकते हैं। तो एडोलसेंस फॉर बेटर इन द ग्रुप प्रोवाइड ग्रोस मोटर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स गेम टू यूज अप एक्सेस एनर्जी। देखो एडोलसेंस डिसऑर्डर में मेनली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD हम जो है इन्वॉल्व करते हैं, बुलेमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा, इस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। पेशेंट जो है वो जो एडोलसेंस जो पर्सन है मेनली जो है वो ग्रुप के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ उसके अंदर प्लान करेंगे ताकि वो स्पोर्ट्स गेम्स अपने जो है वो दोस्तों के साथ मिलके खेल सके और जो उसकी एक्सेस एनर्जी जो उसके अंदर बिल्डअप हो रही है वो एनर्जी को वो गेम्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर सके या उसको पास कर सके। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर पेशेंट का IQ है वो नॉर्मल पर्सन के जो सब एवरेज जो IQ होता है उससे भी कम होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हम पेशेंट के लिए प्लान करते हैं जिससे कि वो पेशेंट जो है, अब
पेशेंट जो है इजीली जो है अपनी जो कमियां है उसको धीरे धीरे दूर कर सके, उसको मेनली ट्रेन करते हैं इसके अंदर। और ये हम उसकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन के अंदर जो स्टेजेस होती है उसकी जो सबसे वर्स्ट और लास्ट स्टेज होती है उसमें पेशेंट कोई जो है वो एक्टिविटी नहीं करता है। इसमें एक तो ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं, या ऐसे भी इसके अंदर एक लेवल होता है जिसको हम बेसिक लेवल की एजुकेशन दे सकते हैं। तो पेशेंट का कौन सा लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के कौन से टाइप में हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए जो है वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जैसे वॉकिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, बॉल प्लेइंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये तो था कि हम किस किस मेंटल डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो है वो पेशेंट के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। अब हम देखते हैं कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी में हम नर्सेस का क्या रोल है ना। फर्स्ट है एनकरेज द पेशेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग, है ना। हमारा ये रोल है कि हमको पेशेंट को एनकरेज करना है कि उसकी फीलिंग्स क्या है और उसके इमोशंस क्या है, ताकि वो इजीली हमसे जो है वो उन फीलिंग्स और इमोशंस को जो वो है कम्युनिकेट कर सके, अपनी फीलिंग्स के बारे में हमसे बात कर सके खुल के। सेकेंड है शी मस्ट प्रोवाइड ए नॉन थ्रेटनिंग एंड नॉन डिमांडिंग एनवायरनमेंट। नॉन थ्रेटनिंग का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जैसे जिसमें पेशेंट को कोई हेल्थ से रिलेटेड जो है कोई थ्रेट हो, है ना। जैसे कि ऐसा गेम हमको इन्वॉल्व नहीं करना है जिसमें पेशेंट को चोट लग सके या इंजरी हो सके, और ऐसा डिमांडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है जिसमें कि पेशेंट को जो है वो प्ले से या फिर एक्टिविटी से जो है बेनिफिट की बजाय जो है उसको और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो। थर्ड है शी मस्ट प्रोवाइडिंग एक्टिविटी दैट आर रिलैक्सिंग एंड विदाउट रिजिड गाइडलाइंस, है ना। पेशेंट नर्स को पेशेंट के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करनी है जो कि रिलैक्सिंग हो, रिलैक्सिंग उसे फील हो, जिसमें कि वो जो है आराम से रिलैक्स और शांतली उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, उसे मज़ा आए। और ऐसी गाइडलाइंस या ऐसी नियम कानून नहीं वाले गेम्स को नहीं अपन को उसको समझाना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही कड़क कठोर नियम हो जो कि पेशेंट को समझ नहीं पाए। तो इजी रूल्स और रेगुलेशन हो, ऐसे ही एक्टिविटीज़ उसको अपन को प्लान करनी है। फोर्थ वन आता है नर्स मस्ट हेल्प द पेशेंट टू डेवलप स्किल्स, टैलेंट्स एंड एबिलिटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी के थ्रू जो है वो पेशेंट को हेल्प होता है कि वो स्किल्स, टैलेंट्स और अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो नर्स को इन सब चीज़ों को डेवलप करने में पेशेंट को हेल्प करनी है। शी मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व क्लाइंट बिहेवियर थ्रू आउट द एबिलिटीज़। नर्स को शुरू से लेकर लास्ट तक पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, जब तक कि उसकी कितनी एबिलिटीज़ जो है, उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ है, कितनी बिल्डअप हो रही है, उसके टैलेंट्स है कितना ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमको क्या है ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है शी मस्ट प्रोवाइड एक्टिविटी दैट आर एंजॉयबल एंड सेल्फ सेटिस्फाइंग। नर्स को ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान करना है जो कि एंजॉयबल हो और सेल्फ सेटिस्फाइंग हो पेशेंट के लिए। ठीक है, अब पूरी रिक्रिएशनल थेरेपी जो है वो हमने डिस्कस करी। लास्ट में हम इसके कंक्लूजन में आते हैं कि एक्चुअल में इसका पूरी पढ़ने का क्या कंक्लूजन बनता है। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट वर्क विद द क्लाइंट टू डेवलप ए टेलर्ड अप्रोच टू हेल्प देम इंक्रीज देयर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग।